मोदी जी सुनते नहीं हैं। एक से ज़्यादा प्रधानमंत्री का चेहरा हमें भारत को देखने को मिल सकता है। जिस स्ट्रक्चर में अभी सरकार बनाने की बात हो रही है, वो समीकरण, वो स्ट्रक्चर को मैं मैक्सिमम 9 से 12 महीने देता हूं। नितिन गडकरी जी को महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। राहुल गांधी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला, लोग उनसे कनेक्ट हुए और लोगों ने बोला कि ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो राम से भी बड़ा हो गया। 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और आप देख रहे हैं 10 ईसा जर्नल का विशेष कार्यक्रम भारत का भविष्य। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार बन रही है, नई समीकरण बन रही है और इन तमाम समीकरणों पर चर्चा करने के लिए 10 ईसा जर्नल की टीम मौजूद है। अहाना, शैलेंद्र, सुबोध और मैं राहुल देव शर्मा, और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं 10 ईसा जर्नल के एडिटर इन चीफ अमित उपाध्याय जी। उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल। सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जनता द्वारा दिए गए इस मैंडेट के मायने क्या है? देखिए राहुल, अगर हम जनता के मैंडेट की बात करते हैं तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जनता ने किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दिया है, न ही किसी सिंगल पार्टी को मैंडेट दिया है देश चलाने के लिए। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। अब अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो वो बीजेपी है। उनकी 240 सीटें जीतकर बीजेपी आई है, बट वो 240 सीटें इनफ नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब जनता ने तो मैंडेट बीजेपी को नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि बीजेपी और पार्टीज़ के साथ अलायंस में है, तो अगर आप एनडीए अलायंस की बात करें तो उनको क्लियर मेजॉरिटी मिली हुई है। उनकी 292 सीट्स वो जीत कर आए हुए हैं और निश्चित रूप से वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका कोई एक सही जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी मैंने देश का इलेक्शन के दौरान जो भी दौरा किया, लोगों से मिला और हमारी पूरी टीम ने जो फीडबैक हमारी पूरी टीम से हमको आता रहा, तो मुझे लगता है कि 2-4 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट थे इस पूरे चुनाव में, जिसकी वजह से बीजेपी को डिज़ायर्ड आउटकम या डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया। सबसे पहला अगर आप मुझसे पूछिए, जो सबसे अहम मुद्दा रहा कि इस पूरे चुनाव में, एक चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान एक डर का माहौल विपक्षी दलों ने लोगों के जहन में पैदा कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले बोला अब की बार 400 पार। विपक्ष ने इसको बड़े ही स्मार्टली प्ले किया। देखिए, इंडिया, हमको भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां इमोशंस को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अब की बार 400 पार को जिस तरह से बीजेपी या बीजेपी जिन पार्टीज के साथ अलायंस में थी, जिस तरह वो जनता के बीच लेके गए, शायद जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय जनता के मन में एक डर पैदा हो गया कि ये अब की बार 400 पार का मतलब ये है कि संविधान ही बदल जाएगा। तो मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कोई भी जो लीडर सारे उनके भाषणों में, उनके सारे कमिटमेंट्स में हमेशा एक ही चीज़, मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी को सत्ता में लाइए, मोदी जी की गारंटी है। 14 और 19 में, 2014-2019 में ये बड़ा ही कामगार साबित हुआ, इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। लेकिन 2024 में लोगों को ये लगने लगा, एक तरफ जो मैंने आपको बताया संविधान में संशोधन का डर कि संविधान बदल जाएगा, दूसरी तरफ कि ये तो वन मैन आर्मी है। सबको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अगर मोदी जी नहीं है तो बीजेपी का वजूद कम होता चला गया और मोदी जी का वजूद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो पहले तो ये फ़ायदा हुआ, लेकिन शायद एक ऐसा वक्त आया जहां लोगों को लगने लगा कि कुछ बदलाव की, देश में बदलाव की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित हुआ कि सारी गारंटी, सारे कमिटमेंट्स सिर्फ एक इंसान के रहे, न कि पार्टी के। तीसरी चीज़ मुझे जो लगता है कि
देश की जनता से एक इमोशनल कमिटमेंट जो बीजेपी ने दिया हुआ था राम मंदिर बनाने का अयोध्या में, वो हमेशा से मैजिक करता रहा बीजेपी के लिए। इस बार कहीं ना कहीं राम मंदिर बना और सबको लगा कि शायद बिल्कुल ही कमाल हो जाएगा और बीजेपी सच में 400 पार 400 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत कर लाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि फिर वहाँ वो जो इमोशनल कनेक्ट, जिस तरह से इमोशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए था, वो इमोशनल की जगह ओवर कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन बनकर लोगों तक पहुंचा। आपने राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर को लेकर लगातार बीजेपी राजनीति करती रही, यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी कि बीजेपी ने ये प्रोजेक्ट करना शुरू किया कि अगर जो कोई राम मंदिर बनवा सकता है तो बीजेपी बनवा सकती है, और उनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात, अयोध्या में हार गए वो लोग। मुझे लगता है हर भारतीय की एक जो कॉमन फीचर है वो है हमारा इमोशनल थिंकिंग। तो आज अगर आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से बहुत बड़ा रहा है और बीजेपी को जब भी सफलता मिली है, सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर ही रहा है। मैं आपको राम मंदिर की एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको पता है, जब मैं उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा था, मैं जिससे भी मिलता था और राम मंदिर की बात करता था, तो एक कॉमन चीज़ जो सारे लोग बोल रहे थे वो ये था कि अरे ये कौन सी बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज हमारे यहाँ क्या लगता है, वो गाना बहुत फेमस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोदी जी की एक तस्वीर आई थी, अगर आपने देखा हो, वो तस्वीर थी, एक वीडियो भी था जहाँ मोदी जी चल रहे थे और उनकी उंगली पकड़कर वो रामचंद्र जी को वहाँ जहाँ उनका स्थान है वहाँ लेके जा रहे थे। अब देखिए, मोदी जी के दिमाग में या उनकी जो टीम थी उसके दिमाग में तो एक अच्छी सोच थी, राम भगवान को ले जा रहे हैं, उनकी जगह उनको दिला रहे हैं। तो उनकी सोच ये थी कि दिस मैसेज विल गो वेरी स्ट्रांगली टू द पीपल एंड दे विल कनेक्ट इमोशनली विद द पार्टी, या जो पार्टी की सोच थी। लेकिन अगर आपने देखा हो तो इसका रिएक्शन उल्टा ज़्यादा हुआ और लोगों ने बोला कि ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो राम से भी बड़ा हो गया। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं, वो भी सवाल करना चाहेंगे। आहाना। सर, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीन स्टेट बहुत मायने रखता है डेफिनेटली, एज द नंबर ऑफ सीट्स आर द हाइस्ट. बीजेपी और द एनडीए लूजिंग इन दीज थ्री स्टेट्स, हाउ क्रूशियल कैन इट बी? मतलब इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है? देखिए आना, मैं आपके इस सवाल का जवाब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको देना चाहूँगा। ये बोला भी जाता है कि अगर आपको दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। सच पूछिए तो बीजेपी की एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश से बहुत स्ट्रांगली उनको जीत मिलेगी और दिल्ली तक जो उनकी राह आसान करने वाला जो स्टेट होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस कि यूपी में 2-3 महीने पहले अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है, तो कोई भी मुद्दा इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। और किसी भी हालत में कैंडिडेट कोई भी हो, मतभेद हो या मनभेद हो, बीजेपी की जीत उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उनकी हार का कारण बना। सर, बंगाल और महाराष्ट्र के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? यूपी वाज डेफिनेटली अ शॉकर. अब आप महाराष्ट्र पे आ जाइए। महाराष्ट्र की जनता अगर आप देखेंगे, मैं 30 साल से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, यहाँ की जनता बहुत सिंपल और बहुत इमोशनल है। महाराष्ट्र में आपने देखा पिछले दिनों क्या हुआ, यहाँ की शायद पूरे देश में महाराष्ट्र की राजनीति सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, फॉर ऑल नेगेटिव रीजंस। ये जो तोड़ फोड़ यहाँ पर हुई, शिवसेना का पहली बार शिवसेना 2 गुटों में बंट गई, ये यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा। शायद लोग शांत थे, लेकिन ये कोई भी इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं ले पाया, क्योंकि वो ये देख ही नहीं पाए कि इतने सालों से जो शिवसेना आज मुंबई और महाराष्ट्र की ताकत, मुंबई और महाराष्ट्र की जान हुआ करती थी, आज वो शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। ये यहाँ की जनता इसको पॉजिटिव वे में नहीं ले पाई। एनसीपी 2 गुटों में बंट गई, 2 शिवसेना 2 एनसीपी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। और ये सारा जो ये जितने, जैसे हम बोलते हैं ना कि तोड़ने वाला और जिसने तोड़ा उसके साथ जोड़ने वाले, तो अगर आप देखिए तोड़ने वाला कॉमन कौन रहा इसमें,
जो भी लोग टूटे वो बीजेपी के पास गए। तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठती गई कि यार ये बीजेपी तो सिर्फ तोड़ फोड़ कर रही है। ये जो इमोशनल चीज़ें थी ना, इसमें कोई, इट वॉज अ नो ब्रेनर, पीपल जस्ट गॉट कनेक्टेड। उनको लगा नहीं ये तो गलत हो गया। मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि वहाँ वो उद्धव ठाकरे जी को भी नहीं देख रहे थे, वहाँ वो बाला साहब ठाकरे को देख रहे थे। लोग अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखिए तो बिल्कुल साफ साफ ये दिख रहा है कि जो भी ये शिवसेना का बंटना या एनसीपी का दो गुटों में बंटना, ये लोग इसको पॉजिटिवली नहीं ले पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ की दिमाग लगाने की पब्लिक को ज़रूरत नहीं थी। पब्लिक इमोशनली कनेक्ट हो गई विपक्ष के साथ। उसको लगने लगा नहीं, इनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। अब आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए। वेस्ट बंगाल इस बार काफ़ी उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट मैं बिना ज़्यादा रीजनिंग दिए हुए मैं ममता बनर्जी को देना चाहूँगा। ममता बनर्जी की ज़िद, उनका एग्रेशन, उनका लोगों के साथ कनेक्ट, अब तो यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का चुनाव परिणाम आना मतलब उन्होंने खुद को बार बार अगर वो साबित कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने वेस्ट बंगाल की जनता के साथ खुद को कनेक्ट किया है, वो बार बार जीत के आ रही हैं। दिस इज़ अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। बीजेपी जब इस चुनाव में उतरी तो 400 पार के नारे से उतरी। 2014-2019 में जो मैंडेट आया बीजेपी को, विच वॉज क्लियर कि जनता चाहती थी कि एक हाथ सत्ता मिले। बट 2024 में ये मैंडेट आया जहाँ बीजेपी खुद 240 पार नहीं कर पाए, 240 तक सिमट गई है। तो क्या ये मैंडेट, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये मैंडेट इसको इंडिकेट करता है कि जनता चाहती है कि लीडरशिप का फेस चेंज हो? क्या जनता चाहती है कि एक प्राइम मिनिस्टर का फेस चेंज हो? इज दिस रिजल्ट ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट? देखिए, अब की बार 400 पार सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपके कॉन्फिडेंस को झलकाता है कि द पार्टी इज़ वेरी सुपर कॉन्फिडेंट कि हमने अच्छा काम किया है। क्योंकि अगर आप 400 सीटों की उम्मीद भारत जैसे देश में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बात का पूरा भरोसा रहता है कि आपने ऐसा काम किया है जिसे जनता नकार नहीं सकती है। मुझसे अगर आप पूछिए, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चूक रही कि जैसे 2014 में बीजेपी ने मोदी जी की लीडरशिप में बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं जो एक मोदी जी की टीम बननी चाहिए थी, व्हेन आई से टीम आई डोंट मीन हिज मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो उनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, मैं उन 300-400 एमपीज़ की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली जीत के आए। वो टीम बननी चाहिए थी और उन सारे लोगों के थॉट्स को मिलाकर मोदी जी का एक फाइनल थॉट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ हुआ ऐसा कि मोदी जी का एक थॉट था विच वॉज अ ग्रेट थॉट, क्योंकि अगर आपने देखा कि देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम बुलंद रहा, काफ़ी चर्चा में रहा भारत, जो इतना शायद पहले कभी नहीं रहा। लेकिन हुआ ये कि मोदी जी का जो थॉट प्रोसेस था या जो मोदी जी का जो थॉट था, वो डाउन द लाइन उनके थॉट से लोग इत्तेफाक रखते थे नहीं रखते थे उसका कुछ मतलब ही नहीं था। उनका थॉट था, उन्होंने सुना, उसके बाद नीचे कुछ थॉट गया ही नहीं, बस वो थॉट सीधा जनता तक पहुंच गया ये बोल के ये मोदी जी का थॉट है। लोग बोलते हैं मोदी जी सुनते नहीं हैं, अमित शाह जी सुनते नहीं हैं। वो जहां मोदी जी और अमित शाह जी जहां बैठे हुए हैं वहां सबकी सुनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इशू है और मेरा बॉस है जिसकी सुनकर मैं कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा हूं और हमारे जनता के लिए जिनको जो हमें चुनकर लाई है, तो मुझे शायद ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी बात को रखना चाहिए था। लेकिन लोगों ने शायद, लोगों को भी ये, इनके जो लीडर्स थे उनको ये बड़ा कन्वीनियंट लगा कि यार मेरा मकसद क्या है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा मकसद है चुनाव जीतना। अगर मैं मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतता जा रहा हूँ तो मुझे आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्या है? और एक आसान तरीका लोगों ने क्या अपनाया कि मोदी जी सुनते नहीं हैं। तो एक आपने सुना होगा, अक्सर ये चर्चा चलती रही कि मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करते रहे, सब लोग बोलते रहे कि देश में हिटलर शाही आ गई है। इसका जितना जिम्मेदार, अगर हम जिम्मेदार माने, तो अगर मैं जितना जिम्मेदार मोदी जी को या अमित शाह जी को मानूंगा, उतना ही जिम्मेदार मैं पार्टी के जो उनके जितने भी कार्यकर्ता हों या ये जो लीडर्स थे जो जीत कर आए थे, मैं उनको भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ। ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, और न ही मुझे लगता है ये बीजेपी के सारे जो जितने भी लीडर्स थे ये समझ नहीं पाए कि इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आपकी स्ट्रेंथ पार्टी में तो बनती चली जा रही है, लेकिन जनता को जो बाहर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं
एक नेगेटिव मैसेज जाता जाता जा रहा है, विद ईच पासिंग डे। और वो धीरे 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 वो जो मैसेज की शुरुआत हुई थी एक नेगेटिविटी की, कि ये तो बिल्कुल मोनोपोली हो गई है, हिटलर शाही चल रही है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, ये धीरे धीरे जनता के मन में घर करता गया। और फाइनली कहीं ना कहीं लोग ये मन बनाने लगे कि देश को एक चेंज की ज़रूरत है। चेंज भी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आज सरकार तो एनडीए बना रही है, उनको मेजॉरिटी मिली हुई है, लेकिन व्हेन आई से चेंज, एटलीस्ट ये जनता को समझ में आया कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की देश को बहुत सख्त ज़रूरत है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये चेंज हो गया। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ईडी और सीबीआई फिर से वही तरह काम करेगी? ईडी और सीबीआई की ही खाली बात नहीं है, ओवरऑल किस तरह ये सरकार ऑपरेट करेगी उसमें निश्चित रूप से ज़मीन और आसमान का फ़र्क होने वाला है। क्योंकि अब कोई एक इंसान या कोई एक पार्टी या कोई एक पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान, मुझे लगता है कि 90% इफ़ नॉट मोर जो इम्पोर्टेंट फैसले होंगे वो शायद खुद नहीं ले पाएगा। और जहाँ पर फैसला 5 लोगों के, 5 ऐसे लोग जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, उनको अगर कोई भी फैसला लेना है तो निश्चित रूप से ये एक मुश्किल चीज़ है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि मुझे नहीं लगता कि न सिर्फ ईडी और सीबीआई, कोई भी एजेंसी, सरकार की कोई भी नीतियों की बात हो, कोई एजेंसी की बात हो या कोई भी बड़ा फैसला हो, वो उसी तरह लिया जाएगा जैसा पिछले 2014 से जब से बीजेपी की सरकार अपने दम पे उन्होंने बनाई थी, जिस तरह से उस समय फैसला लिया जाता था वैसे ही लिया जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। अमित जी, महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्होंने कैंपेन किया, राइट, वो हिसाब से नतीजे नहीं आए फॉर श्योर। तो इज़ दिस ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑन द विधानसभा इलेक्शन जो अभी आने वाले कुछ महीनों में? क्या ये उसी का रिफ्लेक्शन है? क्या हमको विधानसभा में सेम पैटर्न दिखने मिलेगा जहां बीजेपी विल नॉट कम इनटू मेजॉरिटी? शैलेंद्र, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि अभी सबका फोकस, जो भी पार्टीज़ हैं उनका फोकस निश्चित रूप से महाराष्ट्र है, और 3-4 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारी ही पार्टियों को, स्पेशली अगर आपने बीजेपी का सवाल पूछा है तो मैं आपको बीजेपी पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए या क्या होगी, मेरी समझ ये कहती है कि बीजेपी को कुछ बड़ा ही ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा अगर वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें सक्सेस चाहिए। जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? ईडी, सीबीआई, अजीत पवार को तोड़ा, एकनाथ शिंदे जी को तोड़ा। ये जो ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड जो बीजेपी का परसेप्शन, एक कॉम्प्लिकेटेड परसेप्शन हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड पार्टी, वो उनको दूर करना होगा। अगर आप मुझसे पूछिए तो इसका रास्ता क्या है? मुझे लगता है कि ये सारे जो लीडर्स हैं इनको साथ रखते हुए उनको एक नया चेहरा महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरे जहन में एक नाम, जो एक ऑब्वियस नाम आता है, वो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको नितिन गडकरी जी को महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करना चाहिए एज द फेस ऑफ बीजेपी इन महाराष्ट्र। एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर लीडर हैं, प्रोग्रेसिव सोच है। मुझे लगता है अगर इस तरह की कोई नई पहल बीजेपी ने कर दी तो दैट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक। ये मेरी अपनी खुद की सोच है कि निश्चित रूप से उनको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को मिटाते हुए एक नया चेहरा, जिसको महाराष्ट्र की जनता जानती हो, समझती हो, पहचानती हो, उनकी सोच से वाकिफ़ हो, उनको शायद लाने से बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्या ये ऐसा नया चेहरा सेंटर में भी आना चाहिए? इस बार जो भी प्रधानमंत्री बने, फिलहाल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, खुशी की बात है कि उनकी पार्टी ने उनको, सारे लोगों ने उनको चुना है, लेकिन मुझे लगता है कि राह आसान नहीं है। तो ये बात की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि अगर एनडीए 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करती है तो शायद एक से ज़्यादा प्रधानमंत्री का चेहरा हमें
भारत को देखने को मिल सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार चलाना कितना आसान होगा और क्या वो 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा करेंगे? और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक एग्रेसिव लीडर हैं और उनकी लीडरशिप स्टाइल जो है वो शायद इतनी पार्टीज़ को और इतने लीडर्स को साथ में लेकर चलना, सबकी बातें सुनकर एक फ़ैसला लेना, 1, 2, 4, 5 बार ठीक है, बट 5 साल तक इस तरह से ही चलते रहना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल टारगेट है मोदी जी के लिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं समझता कि खुद को बदल कर या किसी प्रेशर में अपनी सोच को दबाकर अपने जो व्यक्तित्व है उसको बदलकर मोदी जी बहुत लंबा इस चीज़ को चला पाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जिस स्ट्रक्चर में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस स्ट्रक्चर में अभी सरकार बनाने की बात हो रही है, ये स्ट्रक्चर, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर अभी हमको दिख रहा है, जो समीकरण अभी दिख रहे हैं और जिस तरह से सरकार बनती अभी दिख रही है, वो समीकरण, वो स्ट्रक्चर को मैं मैक्सिमम 9 से 12 महीने देता हूँ। सर, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल्स, एवरी टाइम बिफोर द रिजल्ट्स एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट समथिंग और थोड़ा बहुत, पूरा 100% भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैचिंग तो रहता है। इस बार इतना ड्रास्टिक डिफरेंसेस कैसे है कि एग्जिट पोल से कुछ भी प्रेडिक्शन मैच नहीं हो रहा है? आज जो भी एग्जिट पोल होता है या जो भी रिसर्चेस होते हैं, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट यू गेट फ्रॉम पीपल। इस बार लोगों ने अपने मन की बात शेयर की ही नहीं। अगर आपने देखा होगा, आपको पता है हमारी जो काफ़ी इन डेप्थ हम भी सर्वे करते रहते हैं और हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम में नहीं, हम पूरे टाइम पब्लिक से, लोगों से जुड़कर उनके इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। CSR हमारा सिटीज़न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम काफ़ी बड़े पैमाने पे ये काम करते हैं। और अगर आपने देखा होगा, हमारे CSR जनरल ग्रुप पे, जो हमारा इंटरनल ग्रुप था इलेक्शन का, उसमें एक लास्ट हमने सीट्स का एक प्रेडिक्शन नहीं था, एक हमारा थॉटफुल एक नंबर्स हमने दिए थे, काफ़ी सोच समझ के, सबके फीडबैक लेने के बाद। इनफैक्ट अगर आप इस फ़ोन में ये जो अपना CSR जनरल ग्रुप पे जाएंगे, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको सही दे पाऊँगा। अगर ये जो CSR जनरल इलेक्शन ग्रुप है, ये अगर आप दिखा सके, देखिए ये आखिरी जो एक 28 मई को, ये शाम को सुबह 7:06 को ये एक मैसेज हमारे टीम से जो आया था, उसके नंबर्स अगर आप देखिए और हमारी जनता को भी दिखा सके, अगर आप देख रहे हैं तो उसमें हमने प्रेडिक्ट किया था कि एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को 7 सीटें, उद्धव जी की शिवसेना को 9 सीटें, अजीत पवार जी की NCP को 1 सीट और इंडिया अलायंस को 29 सीटें मिलने का अनुमान था। अगर आप ये हमारी जनता जो देख रही है उनको दिखा सकें, अगर आप ये देखेंगे, यहाँ देखिए, ये 28 मई का अगर आप स्क्रॉल करेंगे, ये नीचे ऊपर ये स्क्रॉल हो रहा है, 28 मई को ये मैसेज हमने किया था, जिसमें कि क्लियर कट ये हमने बताया था। हम जो जनता से जुड़े हुए हैं, हमारे लोग जिनके साथ आपने देखा है, हम डिफरेंट CSR प्रोजेक्ट्स पे लोगों के साथ काम करते हैं, जिसमें हम कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर लोगों की जो एक्चुअल नीड है उसकी भरपाई करने की कोशिश हम करते हैं। उसकी वजह से शायद हमारा जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो इस तरह का है, जो मैंने इस बार ज़्यादा महसूस किया, जहाँ लोग खुल के हमसे बात करते हैं और उनको ये विश्वास है कि हम उनकी बातें जाके स्क्रीन पे दिखा के किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। इनफैक्ट आज ये चर्चा हुई तो हमने ये मैसेज यहाँ जनता को दिखाया और उसका भी इंटेंशन सिर्फ एक है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चेंज बहुत बड़ा नहीं हुआ, लोगों ने अपना मन बनाया हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अपना मन किसी के भी सामने रखने के लिए तैयार कोई भी नहीं था। मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल गलत हो गया या एग्जिट पोल सही हो गया, गलत सही हो सकता है, कोई भी रिसर्च है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ सैम्पल साइज। सर, अचानक से राहुल गांधी इतने पॉपुलर क्यों हुए? राहुल गांधी अचानक से पॉपुलर नहीं हुए। जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए तो वहाँ सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगने लगती है। राहुल गांधी ने अच्छी तरह इस चीज़ को समझा कि
शायद मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। लोगों का जो कनेक्ट था वो मोदी जी से धीरे धीरे टूट रहा था। लोगों के मन में एक डर भर रहा था कि, और ये शायद विपक्ष ने पैदा किया हुआ डर था, लेकिन लोगों के मन में एक डर पैदा हो रहा था कि क्या होगा। हम अपना वोट तो दे रहे हैं, हम मोदी जी को तो ला रहे हैं, लेकिन क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में आ गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने उसका बिल्कुल सटीक फ़ायदा उठाया और उन्होंने उनकी सारी यात्राएं देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय के लिए यात्रा, और उसमें वो कर क्या रहे थे, वो लोगों के बीच जा रहे थे। मुझे लगता है कि जो सबसे कारगर राहुल गांधी के लिए साबित हुआ वो ये हुआ कि एक तरफ मोदी जी धीरे 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 आउट ऑफ रीच होते जा रहे थे, और वहीं एक ऐसा इंसान आया, और हमको ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये जो फैसले देश के हित में हो रहे हैं, देश के अच्छे के लिए भी हो रहे हैं, फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है, कैसा स्ट्रक्चर काम कर रहा है। और विपक्ष लगातार हमला बोल रहा था कि ये वन मैन आर्मी है, वन मैन पार्टी है। ऐसे में एक ऐसा इंसान आया जिसने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए हमारे आप जैसे हर इंसान से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश किया, उनके बीच में जाकर। वो जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ट्रम्प कार्ड था, और सही टाइम पे राहुल गांधी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। लोग उनसे कनेक्ट हुए, उनको लगा यार ही इज़ अ सिंपल मैन, और उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हुई, जिसका बेनिफिट उनको इस चुनाव में मिला। अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप शामिल हुए। जैसे जैसे आगे समीकरण बढ़ते जाएंगे, हम लगातार आपको हर एक अपडेट्स बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। And with this, we come to the conclusion of today's show of a special episode of Bharat Ka Bhavishya. But no, the show does not end here. The discussions will go on. The debates will continue. Stay tuned to the CSR Journal. Thank you.